बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और वेलकम कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में। आज है जुम्मे का बाबरकत दिन और आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपका दिन बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बहुत एनर्जी के साथ शुरू हो रहा होगा, क्योंकि वीकेंड के पास होते हैं ना मुज़ैर, तो फ्राइडे के दिन एनर्जी कुछ अलग ही होती है। वो ठंडी हवाओं के झोंके चलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है। और आज के दिन को एंजॉय करने के लिए मजीद हम भी आ गए हैं आप लोगों के साथ मिलकर। इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, एंटरटेनमेंट भी होगी। मुझे कहते हैं जी फातिमा तज़ारा और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक, और हम आपके दिन को मजीद खुशगवार बनाएंगे। और आगाज जनाब हम सुबह से ही करेंगे। जुम्मे का बाबरकत दिन आपके लिए खैर बरकत का बायस बने। तो जनाब ये 2 घंटे का हमारा और आपका साथ है प्रोग्राम में। सबसे पहले हम आपको पता ही है वेदर पर बात करते हैं। मुल्क में बारिशों का जोर अब आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा है, मगर कल से बारिशों के नए स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये नया स्पेल कितना तवील और शदीद होगा इसके बारे में आपको मुकम्मल तफसील देंगे। और फातिमा, कल आपने देखा होगा कि कल जो बारिश हुई है थोड़े अरसे के लिए हुई है, थोड़ी देर के लिए हुई, लेकिन बहुत तेज बारिश हुई है, बहुत तेज। और ये तो हम देख रहे हैं कि 7वें स्पेल में हमने देखा ये है कि बारिश होती बेशक 2 घंटे के लिए, लेकिन वो पानी इतना उसकी वजह से इकट्ठा हो रहा था मुख्तलिफ शहरों में कि वो ऐसा लग रहा था 6-7 घंटे से जैसे बारिश हो रही है। खैर हम ये भी अपने नाज़रीन को बताते चले कि प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज सियासी उतार चढ़ाव पर भी। तो तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। क्या बानी पीटीआई रिहा होने जा रहे हैं? इस पर 2 टोक तजिया भी पेश करेंगे। सेहत के सेगमेंट में आपको मिलवाएंगे फाते ज़ियाबीते से, जिन्होंने 18 साल बाद कुदरती और ग़ज़ाई तरीके से शुगर को शिकस्त दे दी है। उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे। प्रोग्राम में लाहौर के स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे स्टेशन पर आपको खुसूसी रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। उसके साथ बात करेंगे अवामी मसले की। अगर आप सूबे पंजाब के रिहायशी हैं तो फिर आपको गाड़ी और मोटरसाइकिल के नाम पर कभी नंबर प्लेट नहीं मिले, और नहीं जनाब परेशान ना हो, नंबर प्लेट तो आपको जरूर मिल जाएगी, मगर आपके अपने नाम पर मिलेगी इस बार। और नंबर प्लेट सिस्टम में तब्दीली की वजह आखिर क्या है, इस पर भी खुसूसी गुफ्तगू होगी। जबकि प्रोग्राम में सेहत की बात भी करेंगे तो 70% आबादी मैदे की बीमारियों का शिकार हो चुकी है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान में भी फैल चुका है। हम देख रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या है, ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो इस पर भी हर्बल इलाज जानेंगे माहिर तिब से, और इसके साथ घरेलू नाचाकी और रिस्क की तंगी के खात्मे के वज़ाइफ पर भी रहनुमाई हासिल करेंगे। साथ ही साथ आपको मारूफ मजहबी स्कॉलर के साथ भी मिलवाएंगे जो कि इन तमाम मुद्दों पर रोशनी डालेंगे। आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। फील्ड मार्शल की आलमी सतह पर कायदाना सलाहियतों का भरपूर एतराफ़। फील्ड मार्शल से मुतालिक अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट ने भारत में तहलका मचा दिया है। इससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। और आज जुमा है, जैसा कि और हमने आपको शुरू में बताया था कि आज जुमे की नमाज ना पढ़ने वालों को कैद और जुर्माना हो सकता है। जी हाँ, नमाज जुमा के वक्त आपने मसाजिद का रुख करना है, वरना जेल सीधे जाने के लिए आप तैयार रहें। ये ऐलान क्यों और कहां पर किया गया है, इस पर भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल जी। इसके साथ साथ दिलचस्प वायरल स्टोरीज जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनी हुई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर इत्तेफाक से ना आपने कोई आज के दिन सेगमेंट मिस कर दिया तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी आपने, क्योंकि सुनो न्यूज़ के सोशल मीडिया पेजेस पर आप जाकर बड़े आराम से अपने पसंद का कोई भी सेगमेंट देख सकते हैं, रिपीट पर देख सकते हैं, ताकि जो तिब्बी मशवरे आपको मिल रहे होते हैं ना वो भी जरा ठीक तरीके से समझ आ जाए। उज़ैर तो फिर पूरी रिक्वेस्ट करें ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करें। चलिए, वो तो हमारे नाज़रीन वैसे ही बहुत ज्यादा वेदर के बारे में आप हमें बताएं, मौसम कैसा रहने वाला है। हाँ, जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन भला मुल्क भर में मौसम कैसा रहने वाला है। तो मुल्क में मौसम कैसा रहने वाला है, आइए मिलकर जानते हैं। आपको बताते चलें कि मुल्क भर में कई रोज से जारी तूफानी बारिशों का जोर अब कम होने लगा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम ज़ेरी सिंध में आज भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। रात के वक्त बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब और खित्ता पोठोहार में बादल बरस सकते हैं। जबकि वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने खबरदार किया है कि शदीद बारिशों का 10 सितंबर तक जारी रह सकता है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोहसारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की। आपको बताते चले कि यहाँ पर बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। अगर हम लोग गिलगित की जानिब जाएं तो यहाँ पर पारा ज्यादा से ज्यादा 30 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सकर्दू का रुख करेंगे जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 22 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का भी इम्कान जाहिर किया गया है।
जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर का भी रुख कर लेते हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ वादी के बेशतर इलाकों में बादलों और सूरज की आंख में चोली जारी रहेगी। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। श्रीनगर की जानिब भी जाएंगे, जहां पर यही बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पारा 31 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आज रात तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। गंधारा तहसीब के मरकज खैबर पख्तूनख्वा की भी बात कर लेते हैं। आपको बताते चलें कि सूबे के बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करेंगे, जहां पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 37 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। सबात की जानिब जाएंगे, जहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 19 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सबात, बडग्राम, मानसहरा, बुनैर, मालाकंड, मर्दान, सबाबी, नौशहरा, पेशावर, कोहाट, बन्नू, डीआई खान समेत गिरदो नवाह में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और अब नजर डाल लेते हैं पंजाब के मौसम पर। आपको बताते चले कि सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा और हब्स भी रहेगी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की जानिब जाएंगे, जहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे, जहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 34 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मुल्तान का रुख करेंगे, जहां पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 39 और कम से कम 30 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता पोठोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश की पेशगोई की है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ पर अक्सर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा, मरतूब भी रहेगा, ये इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि फलों के शहर कोयटा की जानिब जाएं तो यहाँ पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूबी इस्लाम में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा, जबकि अवारान, खारान, लसबेला, केच और खुस्तान में बारिश भी हो सकती है। और आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सूबा सिंध का मौसम। तो आपको बताते चलें कि यहाँ कराची समेत बेशतर इस्लाम में बादलों का राज बरकरार रहेगा। शहर कायद कराची की जानिब जाएंगे, जहाँ पर यही बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 33 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद का रुख करेंगे, जहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो पारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान थरपारकर, उमरकोट, हैदराबाद, कराची, ठट्ठा, बदीन, सजावल, टंडूवाला यार, सांगड़ और जामशोरू में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। प्रोग्राम में अब सियासी मौसम की बात कर लेते हैं। तो जनाब पीटीआई को कानूनी और अदालती महाज पर बड़ी कामयाबी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर कर ली हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात से मुतालिक जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलादम करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले भी जमानत दे चुकी है। ये जमानत का मुकदमा है, मेरिट पर दलाइल नहीं दिए जा सकते। वकला के दलाइल के बाद अदालत ने 1 लाख के जमानती मचलकों के एवज बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। बिल्कुल। और जहां हमने देखा है कि 9 मई के मुकदमात में पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं को 10 साल की सजाएं सुनाई जा रही हैं, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई को जमानतें जो बानी पीटीआई हैं उनको भी मिलना बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है और इसे अपनी बड़ी जीत करार दे दिया है। फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील सलमान सफदर ने दावा किया कि बानी पीटीआई की रिहाई में अलकादिर केस के सिवा कोई रुकावट नहीं और ये केस सिर्फ 15 मिनट की मार है। बानी पीटीआई जल्द रिहा हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने यह वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बानी पीटीआई की बेगुनाही साबित कर दी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। बानी पीटीआई की जमानत अहम संग मील साबित होगी और आज का फैसला एक इशारा है। पार्लियामेंट में बैठे लोग जल्द समझ जाएं तो बेहतर है। बिल्कुल। जबकि बानी पीटीआई को जमानत मिलने पर हुकूमती कैंप्स में हम देख रहे हैं काफी तशवीश पाई जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने रद्दमल देते हुए वाज़ेह कर दिया है कि जमानत का मतलब
बर्रियत नहीं होता। ट्रायल चल रहा है, केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। झूठी खुशियां मनाकर कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील भी मैदान में आए और उन्होंने खबरदार किया कि सजा याफ्ता मुजरिम किसी खुश फहमी में मुब्तला ना हो। जमानत का मतलब रिहाई नहीं, मुकदमात का अभी खत्मी फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो 190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता मुजरिम हैं और अडयाला जेल में कैद काट रहे हैं। तोशाखाना 2 में भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, जबकि उनके खिलाफ दीगर दर्जनों केसेस ट्रायल कोर्ट में जेर समात हैं, जिनमें से कुछ में उन्हें सजा हो चुकी और कई मुकदमात अब आखिरी मराहिल में। बिल्कुल, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीग ज़िया के सरबराह और सीनियर सियासतदान इजाजुल हक साहब। इजाज़ साहब, आपको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई को जमानतें मिल गई हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि 9 मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। वहीं दूसरी जानिब बानी को जमानतें मिलना कितनी बड़ी आपको डेवलपमेंट लग रही है? देखिए, अच्छी पेशरफ्त है। ठीक है, खास तौर पर पीटीआई की तरफ से अदालतों को तस्लीम करना और फिर इस फैसले को एक अच्छा इक़दाम साबित करना एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखें, इसमें फैसले में और राय के दरमियान बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, हायल हो जाती हैं। अगर तमाम केसेस में भी जमानत हो जाए, तो शखाना में भी हो जाए और अलकादर में भी हो जाए, फिर भी हुकूमत के पास ऐसी दलाइल भी होते हैं और ऐसे अहकामात भी होते हैं और ऐसे कानून भी होते हैं जिसके तहत आप किसी को भी 90 दिन के लिए तो अरेस्ट कर सकते हैं, फिर उसको जितने दिन मर्जी आगे बढ़ाते रहें। तो उस लिहाज से अभी मेरे ख्याल में जो आखिरी मैं समझता हूँ कि जो हल इस सारे मसले का है ना, वो बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। ये कानूनी जंग से आप मेरा ख्याल है कि जीत नहीं सकते। इसमें पीटीआई को ये सोचना पड़ेगा कि किस स्टेज पर जाकर उन्होंने तमाम अपने जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल कर लिया और अब बातचीत जो है वो करनी चाहिए और बातचीत के जरिए मामलात को हल करना चाहिए, और हो भी सकते हैं बातचीत के जरिए अगर नीयतें साफ हों तो। बिल्कुल ठीक है, बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। ये भी फरमाइएगा सर कि हम देख रहे सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बैठे लोग समझ जाएं, ये एक इशारा है। क्या कोई मौसम तब्दील होने जा रहा है सियासी, इस तरह की भी कोई इतलात है? ये अफवाहें हैं, ये सोशल मीडिया का कमाल है कि व्यूज लेने के लिए और अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बढ़ाने के लिए रोज एक नई खबर डाल दें, और ऐसी ऐसी खबरें तो बाहर बैठकर भी दे रहे हैं जो कि अंदर हमें नहीं मालूम होता। पाकिस्तान में बैठे हुए क्या ये खबर सच्ची है कि झूठी है। तो इसमें तो सलमान साहब भी इसी बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं? सलमान अकरम राय साहब भी इसी बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। मतलब ये देखिए ना, ये पॉलिटिकल तरीकाकार होता है प्रेशर डालने के लिए, ताकि रिएक्शन आए, उस रिएक्शन से उनको फिर मजीद फायदा हो। तो ये बातें मतलब पॉलिटिक्स में ये बातें होती रहती हैं। ठीक है, ज़िया साहब, ये भी कहिएगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आप कैसे देख रहे हैं कि पीटीआई की जो सियासत है ओवरऑल, उस पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ ये तासुर अब दे रही है कि 9 मई का बयानिया ही उड़ गया है क्या इससे पीटीआई को कोई बेनिफिट हासिल हो सकता है? देखिए ना, पीटीआई के अंदर भी एक कोई यकसुई नहीं है, इनके भी अंदर एक ग्रुपिंग है, आपस में इख्तिलाफात हैं और आपस में जो है ये एक मुतहद होकर कोई भी इक़दाम नहीं कर रहे पीछे। और इनको ये भी नहीं पता कि टाइमिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि अंदर बैठे तो जो लोग हैं जेल में उनको तो नहीं पता कि बाहर के क्या हालात हैं। उनको तो वही खबरें मिलनी है जो उनके लोगों ने अंदर जाकर देनी है। तो पिछली 2 कॉल जो उन्होंने दी हैं, एक मेरे ख्याल में अगस्त के शुरू में दी थी और एक फिर 14 अगस्त को दी थी, तो दोनों में कहीं कोई ऐसा हंगामी नजर नहीं आया मामलात उनके कि जिससे कोई हुकूमत पर जरा सा भी असर होता। तो ये जितना इस किस्म के गलत फैसले करते रहेंगे जो टाइमिंग के हवाले से सही नहीं हो, पॉलिटिकल टाइमिंग के हवाले से सही नहीं होंगे, तो हुकूमत को उतना ही फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक है। इजाजुल हक साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। बैरिस्टर गौहर भी ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई की बात बन रही है और जल्द बनेगी। बानी पीटीआई की जमानतों के बाद आप क्या समझते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस मिलने जा रही है? गो कि हुकूमत को इस तरह से हुकूमत को खतरा नहीं है, कोई तब्दीली की बातें जो है वो सिर्फ अफवाह हैं, लेकिन पीटीआई को जो है वो थोड़ी सी स्पेस मिलने जा रही है, ऐसा हो रहा है?
अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ मिलनी चाहिए। अच्छा। बगैर तो कोई नजर नहीं आ रहा जी कि मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर पर अभी जो आर्टिकल्स वगैरह आए हैं, जो मीटिंग हुई है एक सहाफ़ी की जी अपना ब्रसल्स में, उस पर बड़ी क्या सराहियाँ थी, उसको भी उन्होंने अब डिनाई कर दिया। तो मुझे नहीं ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही जिससे कि बज़ाहिरन कोई कह सकें कि स्पेस मिल रही है। स्पेस मिलनी चाहिए, बल्कि अच्छा स्पेस तब मिलेगी जब उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव जेस्चर्स आएंगे जो अपोजिशन में है। है। फिर हुकूमत भी एक कदम आगे बढ़ेगी मेरा ख्याल। अच्छा ज़ियाउल हक साहब, ये भी इस बात पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें, हमने देखा है कि जो कल बानी पीटीआई को जमानत से मिलने पर हुकूमती जो कैंप्स हैं उनमें भी काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, तो आप इसमें किस तरह से देखते हैं कि जो उनका इजहार सामने आ रहा है? जैसे हमने ये भी देखा है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है उन्होंने भी कहा है कि आपको खुशियाँ मनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ जमानत हुई है, इस पर ये नहीं है कि आपकी सजाएं खत्म हो गई हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसको? और देखिए, हुकूमत को चाहिए तो कोई तबसरा ही ना करते, अदालतों को अपना काम करने दें और लॉयर्स को अपना काम करने दें। इतना जल्दी इस किस्म का रिएक्शन दिखाना कोई अच्छा जेब नहीं देता हुकूमत को। मेरे ख्याल में हुकूमत को एक पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए ताकि मसाइल से आगे बढ़ सकें। अगर वो एक दिन के लिए वो खुशी मना रहे हैं तो उसको इस तरह का जवाब देना भी मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। बिल्कुल ठीक है, जवाब देना मुनासिब नहीं। बहुत शुक्रिया। सरबराह मुस्लिम लीग ज़ियाब एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना दे रहे थे। और बिल्कुल जी, अब कल जो DGI SPR की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो बात की गई और इंटरव्यू की जो तरदीद की गई, उसके बाद ये अफवाहें दम तोड़ गई हैं कि शायद तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस मिलने जा रही है, कोई माफी मिल सकती है। तो इन सारी बातों की जो है वो तरदीद अब सामने आ चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। और नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद सेगमेंट, मजीद इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट आपका वेट करिए ब्रेक के उस पार। तो आप देखते रहें सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। अब बात करेंगे सेहत की। शुगर यानी डायबिटीज, ये महज एक बीमारी नहीं बल्कि पाकिस्तान में तेजी से फैलती हुई वबा बन चुकी है। ये एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि जो इंसान को मुकम्मल तौर पर अंदर से खोखला कर देती है, इंसान के हर अज़ा पर हमलावर होकर उसे मौत के मुंह में पहुंचा देती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 3.5 करोड़ से ज्यादा अफराद इस मर्ज का शिकार है और बदकिस्मती से ये तादाद हम देख रहे हैं कि रोज बरोज बढ़ती जा रही है। और सबसे तशवीशनाक जो पहलू है इसका वो ये है कि लोग शुगर को जिंदगी भर का मसला समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं और परहेज उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाती है। मगर सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या वाकई शुगर से निजात मुमकिन है? तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इस सवाल का अमली जवाब देंगे। हम बात कर रहे हैं फादिल अशरफ चौधरी साहब की, जो खुद 18 साल इस मरज़ का शिकार रहे। ना सिर्फ शिकार रहे बल्कि मुसलसल दुआएं और इंसुलिन और परहेज भी उन्होंने किया, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा गैर रिवायती और कुदरती तरीका अपनाया जिससे उनकी ज़िंदगी से शुगर की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और उन्होंने ना सिर्फ शुगर को शिकस्त दी बल्कि अपनी ज़िंदगी की इस कामयाबी को दूसरों के लिए भी रोशनी का चिराग बना दिया। तो आज हज़ारों अफराद उनके तजर्बे और रहनुमाई की बदौलत नई ज़िंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल जी। और इस वक्त फातिज अशरफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है जी, उनको वेलकम कहेंगे सुनो पाकिस्तान में। कैसे हैं आप अशरफ साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा अशरफ साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं कि जो डायबिटीज़ है कितनी खतरनाक ये बीमारी है। जैसे कहते हैं ना, इसको खामोश कातिल है ये अब खामोश कातिल नहीं रहा, अब ये चीख चीख के मारता है। अच्छा, वो कैसे? इसका जो अटैक है ना, पहला अटैक पाँव से स्टार्ट होता है। अच्छा, जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं। पाँव जलने शुरू होते हैं, ठीक है। पाँव पे जख्म बन जाए तो पता भी नहीं चलता, पता चल जाए तो वो ठीक नहीं होता। अंगूठा कटना शुरू हो जाता है, टांग कटनी शुरू हो जाती है। 16 अक्टूबर 2022 को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी पाकिस्तान में कि एक साल में 4 लाख बंदे की टांगे कटती हैं। जरा अंदाजा लगाएं, एक साल में 4 लाख बंदे की। ये 15 मिनट में 11 टांगे बनती हैं। ये जितनी देर में हमने प्रोग्राम करना है, 11 टांगे पाकिस्तानियों की कट चुकी होंगी। एंड द मेन रीजन इज डायबिटीज। अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती। इस जमाने में जब कोरोना था, एक बंदा मरता था तो ब्रेकिंग न्यूज आती थी। आज अगर ब्रेकिंग न्यूज आनी शुरू हो जाए कि आज म्यू हॉस्पिटल में 500 बंदे की टांग कटी गई या आज जिनाब में 200 बंदे की टांग कटी गई है, तो लोग जाग जाएंगे। ये सारा सिलसिला पाँव से स्टार्ट होता है, फिर ये जिस्म के हर ऑर्गन पे शुगर अटैक करती है। अच्छा, ये अगर दांतों पे करे तो कैविटीज होती हैं,
दिमाग पे करे तो डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर होता है, बंदा ठीक है, अपनी भूल रहा माजी होता है भूल चीज़ें। जाता है। जिगर पे करे तो फैटी लिवर होता है। खवातीन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे करे तो पीसीओज होते हैं। मर्दों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। हार्ट के 400% यानी 4 गुना ज्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक के और फालज के, अच्छा शुगर अच्छा के अच्छा, मरीजों शुगर की वजह से। को। शुगर की वजह से मतलब एक नॉर्मल आदमी है, एक डायबिटिक है, डायबिटिक को 400% यानी 4 गुना ज्यादा। अभी 9 या 10 अगस्त को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, तमाम अखबारों में इसकी खबर आई थी कि पाकिस्तान में 49 ईयर से नीचे जो लोग हैं जी जी, उनमें 50% हार्ट अटैक्स उनमें हो रहे हैं। 40 साल से जो नीचे लोग हैं 15% हार्ट अटैक उनको हो रहे हैं। पूरी दुनिया में जो कम उम्री में जो हार्ट अटैक होते हैं, पाकिस्तान उनमें से मुल्कों में से है। जो वर्स्ट हिट कंट्री है। जी जी, इस वक्त डायबिटीज की ना सुनामी आई हुई है पाकिस्तान में। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इसको ना तो गवर्नमेंट लेवल पे कुछ संजीदा है, मीडिया भी अपने तौर पे प्रोग्राम कर रहा है, बट जब तक इसकी कोई पूरी पॉलिसी एडवोकेसी पॉलिसी लेके आने की जरूरत है। चौधरी हम साहब अपने ये भी प्लेटफॉर्म से बताइएगा। इलाज की हाँ बात जी, कर लेते हैं, तो मतलब इसका इलाज क्या हो सकता है? आपने तो खुद दवाएं ये इंसुलिन डाइटरी इस्तेमाल डिसऑर्डर है। डाइटरी है। डिसऑर्डर है, ठीक है, ना क्रॉनिक है ना प्रोग्रेसिव है, जिसको मैं शुगर माफिया कहता हूँ। वो आपके जहन में पहले ही डाल देता है कि सारी जिंदगी दवाइयाँ खानी है और ये दवाइयाँ बढ़ती रहनी है, इसलिए तो कहते हैं ना प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे और साथ साथ वो दवाइयाँ भी बढ़ती जाएंगी। अगर आज मुझे शुगर हुई है तो एक गोली से स्टार्ट होगा, 10 साल बाद मैं बढ़ती पूरी जाएगी। फार्मेसी बना हुआ होगा। जबकि ये बीमारी खुराक की है। अच्छा। अगर आप अपनी खुराक, जिसको लाइफस्टाइल डिजीज, अच्छा ये मेडिकल की तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। वो लाइफस्टाइल की बात जब डॉक्टर्स करते हैं ना तो उनका एक फिक्रा लाइफस्टाइल का आ गया और उससे नीचे फिर मेटफॉर्मिन और सल्फोनिल यूरिया की क्लासिफिकेशन आ गई। लाइफस्टाइल में 80% रोल आपकी खुराक है, सही 20% रोल वॉक, एक्सरसाइज, वक्त कोई पे भी सोना, एक्टिविटी आप करें। जी जी, आपकी जो स्लीप डिसऑर्डर है वो आप ठीक करें, ठीक है, सुकून में रहें, टेंशन नहीं लेनी, ये 20% रोल है। लेकिन असल जो प्रॉब्लम जहाँ से शुगर आती है, अच्छा डॉक्टर साहब आप इसको कह रहे हैं 20%, हालांकि हमने लोगों को सुना है लोग कहते हैं मीठे से नहीं टेंशन से जो टेंशन है से आपको ज्यादा बहुत देखिए जो शुगर टेंशन वाली शुगर होती है ना वो आपकी बॉडी में ऑलरेडी होती है। सही आपका जो जिगर है, जिगर में एक वक्त में 100 ग्राम शुगर हर वक्त स्टोर होती है। ओके ठीक है, जब टेंशन होती है तो वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में बंदा आ जाता है। कोर्टिसोल रिलीज होता है फाइट एंड फ्लाइट मोड में, या भागो या लड़ो, ठीक है। तो वो जिगर उस वक्त आपकी शुगर रिलीज कर देता है। सही इस वक्त वो भी 100 आपके ग्राम रिलीज 100 ग्राम वो सारी रिलीज कर जितनी देखें ना, एक बंदा है रोड पे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता थका हुआ है, अचानक उसके पीछे कुत्ता पड़ता है। हाँ वो भाग ताकत एकदम कहाँ से डर आती गए। है? स्पीड ही सही और बात है। वो ताकत तो कहाँ दौड़ से आती लगेगी है? चौधरी साहब। अच्छा हमें ये भी प्लीज बताइएगा, जैसे आपने रोशनी डाली है काफी डिटेल में कि क्या क्या वजूहात भी हो सकती है, खुराक को थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है, लाइफस्टाइल को बेहतर करने की जरूरत है, कुदरती वो हल क्या है? जैसे माशाल्लाह से आप हमारे पास इस वक्त लाइफ एग्जाम्पल है कि 18 साल के बाद आपने भी शिकस्त दी है, तो वो क्या कुदरती इलाज इंसान कर सकता है जिससे इस मूजी मरज से जान छूट सके? फातिमा बहुत जबरदस्त आपने सवाल पूछा है। पाकिस्तान की जो स्टेपल फूड है ना, वो यूं समझ लें कि दैट इज द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज। अच्छा, ये वो गंदम नहीं रही। हमारी स्टेपल फूड है गंदम, ठीक है। जी। हम पैदा होते ही माएँ जो है ना छोटे बच्चे को चूरी खिलाना शुरू कर जी, देती जी, हैं, जी, या जी। दलिया, ये सारी चीज़ें खिलाना शुरू कर देती हैं। मेन कॉज इस वक्त पाकिस्तान में गंदम है। हम सारा दिन में जो खुराक की जो अगर कैलोरीज गिने, जी। हमारी 80% कैलोरीज, 70% कैलोरीज आर कमिंग फ्रॉम वन सोर्स एंड दैट इज व्हीट। Yes. ठीक है, Okay. सुबह उठते हैं, एक अंडा होगा, इतना बड़ा पराठा होगा, ठीक है। वो एक पराठा जो है ना, जो 100 ग्राम का पराठा है, उसमें 70 ग्राम शुगर है। ओके जबकि जो चाय में आपने शुगर डाली है वो 4 ग्राम है। डॉक्टर कहेगा जी आपने मीठी चीजों से परहेज करना है। जी, जी। मैंने चाय से परहेज कर लिया, मीठे से, पराठे में ऐड कर जबकि उसमें मैंने पराठे में 70 ग्राम शुगर है। और ये कुछ चीज ये बताता ही नहीं, ना कोई न्यूट्रिशनिस्ट बताता है, ना कोई डॉक्टर बताता है। असल प्रॉब्लम इस वक्त हमारी गंदम का है। ये वो गंदम नहीं है उजैर साहब जो हमारे दादा ने खाई थी, जो आज से 50 साल पहले, 60 साल इसका पहले फिर चौधरी साहब मुतबादिल क्या होगा? इसका क्योंकि रोटी भी मुतबादिल तो अल्लाह खानी की है। तमाम नेमतें हैं। अगर मैं कहूँ कि जी गंदम के अलावा खाने की कोई चीज़ नहीं है तो मैं अल्लाह की रज़ाकियत का भी मुनकर हो रहा हूँ। अल्लाह ने करोड़ों चीज़ें बनाई हैं खाने की। आप सुबह नाश्ते में ब्रेड और अंडा खाते हैं, ब्रेड निकाल दें, अंडा डबल कर दें,
ठीक है। आपका वेट भी कंट्रोल हो जाएगा, आपको मल्टीविटामिन की भी जरूरत नहीं रहेगी। एक अंडे में 26 मिनरल्स और विटामिन होते हैं, ठीक है। हमारे डॉक्टर क्या करते हैं कि उसकी जर्दी फेंकवा देंगे और साथ में मल्टीविटामिन कहेंगे ये खाया करो। तो आप अपनी खुराक में तमाम वेजिटेबल सिवाय आलू के, ठीक है, हर तरह का गोश्त, ठीक। मछली, चिकन, ब्रायलर, सारे गोश्त आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जो है। आजकल फैल रहा है वो भी खा सकते हैं। वो पता नहीं कौन ऑलरेडी खा चुके हैं जो हरकतों से नजर भी आ रहा है ना। बस फिर हर तरह का नहीं, सेहतमंद। अब वो बोल रहा है अंदर से। वही बोल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप नट्स खा सकते हैं, तमाम वेजिटेबल, लो ग्लाइसीमिक फ्रूट्स आप खा सकते हैं। सही। ठीक है। आपने बुनियादी तौर पे ना 3 चीज़ों से परहेज करना है, ग्रेन्स, पोटैटोज एंड शुगर। ठीक है। ओके। ग्रेन्स में आपके गंदम चावल आती है, ठीक है। चावल भी, चावल तो गंदम से भी ज्यादा, उसकी जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो शुगर तेजी से बढ़ाता है। अच्छा। ये हैं बिल्कुल बराबर के। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को मैंने सुना है, कुछ डॉक्टर्स अच्छा, को भी एक कहते मैं हैं कि बता दूं, ये तो बड़ी मतलब मासूम सी ग़िज़ा है चावल, ये तो आप खाएं 2 घंटे बाद आपको भूख लगी। सर यही तो इसकी मासूमियत में सारी खबासत इसकी यही अच्छा। है कि जो चीज जितनी जल्दी हजम हो जाती है ना, उतनी जल्दी उसकी शुगर बढ़ती है। शुगर का रेला एक दफा आएगा, एक दफा शुगर स्पाइक करेगी, साथ ही क्रैश कर जाएगी। 2 घंटे बाद आपको भूख भी लग जाएगी। जबकि आप प्रोटीन अगर खाएंगे अच्छा, तो आपकी वो सस्टेनेबल आपकी खुराक होती है, वो 3 घंटे तक, 4 घंटे। फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गई, फाइबर हो गया, प्रोटीन। हमारी बॉडी को जितना भी वेट होता है ना, अच्छा पहली बात मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपने 1-2 दफा डॉक्टर बोला, बहुत सारे लोग ना मुझे आपकी वजह से मार्केट में भी डॉक्टर बोलते चलिए कुछ अच्छा ही जा रहा है ना चौधरी साहब। लास्टली बता दें, वक्त की बहुत कमी है, क्या सोल्यूशन हो सकता है? हमारी बॉडी को जितना वेट होता है ना, उतने ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए होती है। ठीक है। अगर 70 kg वेट है तो मुझे 70 ग्राम डेली की प्रोटीन चाहिए होगी। और हमारी कौम प्रोटीन डेफिशिएंट है। वो प्रोटीन की जब डेफिशिएंसी आती है तो उसको पूरा करने के लिए कार्ब्स करते हैं, कार्ब्स की वजह से शुगर बढ़ती है, और शुगर की वजह से फिर सारा जो आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिक क्योस आता है वो फिर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इनके हम अच्छा, कार्ब्स को थोड़ा सा अवॉइड ये करें। इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि ये तो जो मुब्तला हो गए उनको आपने बता दिया किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। इंसुलिन की हम बात कर रहे थे, मतलब जो बता रहे थे आपके, जिस तरह से कुछ लोगों में इंडिकेशन आना शुरू हो जाती है, बॉडी बताना शुरू हो जाती है कि जनाब आपकी इंसुलिन 5 साल बाद शुगर हो जाएगी, उसका क्या हाल है? सर आप देखें, शुगर बाद में होती है, इसकी इंडिकेशन 5 साल पहले, 10 साल पहले स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। आप एक टेस्ट करवाएं, लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्ट होता है, अच्छा। फास्टिंग पे करवाना, 10 घंटे की फास्टिंग पे किसी भी बड़ी लैब पे जाके आपने ट्राइग्लिसराइड यानी खून में चर्बी और HDL अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों को आपने करवा लेना है। ट्राइग्लिसराइड को HDL पे रख के तकसीम कर देना है। एट योर एज द आंसर शुड बी लेस देन 1.5। अगर 1.5 से आप और फातिमा आपकी एज में अगर 1.5 से ऊपर जवाब जा रहा है, ठीक है, आपको अगले 5-7 सालों में शुगर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब हमें वहाँ से सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया अशरफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने हमें बता दिया, हाईलाइट कर दिया कि वो कौन सी ऐसी अलामात है जिनकी वजह से आप में अलामात हैं तो शुगर हो सकती है आपको, और साथ साथ इलाज क्या है उज़ैरिस का। और लाइफस्टाइल जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, और तभी आप जो तमाम तर जो अद्वियात हैं, जो डॉक्टर्स के चक्कर हैं, उनसे बच सकेंगे। तो यहाँ पर शामिल करते हैं ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर के रेलवे स्टेशन को जदीद सहूलियात से आरास्ता करके नई शक्ल दे दी गई है। जदीद इलेक्ट्रिक एस्केलेटर से लेकर CIP लाउंज और इंफॉर्मेशन डेस्क तक रेलवे स्टेशन पर मजीद क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इस हवाले से हमें रिपोर्ट बताई जाएगी। रुबीना यूसुफ ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, तो रुबीना की रिपोर्ट देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू आर वॉचिंग सुनो पाकिस्तान और मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर मुसाफिरों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास VIP लाउंज बनाया गया है, जहाँ पर मुसाफिर सफ़र करके अगर थके हुए हैं तो वो आराम कर सकते हैं। तो आइए अंदर जाकर विज़िट करते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफिसर जहाज़ेब गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि ये फर्स्ट क्लास लाउंज का आइडिया कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, इतना ज़बरदस्त आइडिया कहाँ से आया और ये कितनी देर हो गई है इस काम? बेसिकली मैं 29
जुलाई को इसका इनाग्रेशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे। तो बेसिकली ये आइडिया है हमारे मिनिस्टर साहब का, वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब का। तो आपने एक टर्म सुनी होगी CIP, तो सेम उसी आइडियालॉजी पे कमर्शियली इंपॉर्टेंट पर्सन की तर्ज पर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि आपके पास टिकट है, आप रेलवे के मुसाफिर हैं, तो आप 300 रुपये में इधर वेट कर सकते हैं। आपको 3 घंटे दिए जाते हैं 300 रुपये में। और उसमें वैसे भी आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा और यहाँ पर इतने अच्छे AC चल रहे हैं। जी बिल्कुल, आप खुद फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं? और बेसिकली मैम इसमें सबसे पहले तो जब आप 300 पे करते हैं तो आपको चाय या कॉफ़ी वट एवर योर चॉइस है कम्प्लीमेंट्री होता है, साथ में मफ़िन और सैंडविच है। इसके अलावा आप कुछ और खाना या ख़रीदना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और इसमें सर सबसे स्पेशल बात ये है कि ये जितना माहौल अडॉप्ट किया गया, ये 4 स्टार होटल से एज इट इज़ उसको रेप्लिका किया गया है। और इसके अलावा सिटिंग आप अरेंजमेंट देख रही हैं, 100+ की कैपेसिटी है यहाँ पे, कंप्यूटर्स हैं, फ्री वाईफाई है। फ्री वाईफाई ना सिर्फ इस CIP लाउंज में बल्कि हमारे मोस्टली जो जितने बड़े स्टेशंस हैं उन पे फ्री वाईफाई की सहूलत मिल रही है। इसके अलावा अगर आप ओल्ड स्कूल से हैं तो आपके लिए लाइब्रेरी है, मतलब आप बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं और अपना टाइम जो है वो बेहतर तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। ज़बरदस्त सर, ये ज़्यादातर ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने सफ़र करना है या फिर और भी कोई लोग रैंडम आ सकते हैं? मतलब बेसिकली मैम इसमें अभी तो हमने मुसाफिरों के लिए बनाया गया क्योंकि आपको इसकी लोकेशन से आइडिया हो रही है कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल वस्त में है। तो एक हमें बड़ा इस पे होता था कि बाज़ औक़ात आपको पता है कि हादसात भी होते हैं रेलवे में, डिले भी होता है। मिनिस्टर साहब जब आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जोर दिया था पैसेंजर फैसिलिटेशन पे, तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ज़बरदस्त सर, मुझे बताइएगा कि ये एक पर्सन की 300 फ़ी है या फिर उसके बाद पूरी फैमिली अगर साथ साथ आ रही है? नहीं, ये पर पर्सन। ओके, पर पर्सन। अगर 4 लोग हैं तो अपनी अलग अलग वो फिर 300 into 4 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अच्छा, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपने सफ़र किया है और फिर आप यहाँ पर आई हैं और बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, बताइएगा। जी, इन्वायरमेंट काफ़ी फैमिली फ्रेंडली है और कंफर्टेबल है। ठीक है। एंड आई फील लाइक इट्स क्वाइट सेफ इफ़ यू ट्रैवलिंग अलोन एज अ गर्ल और इवन विद द फैमिली। सो आई फील लाइक इट वाज मच नीडेड फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। सो थैंक यू। और यहाँ पर आप बैठ के वेट कर सकती हैं, फिर आपकी फैमिली आपको आ सकती है पिक करने। जी। तो कहाँ सफ़र करके आ रही थी आप? हम एक्चुअली कराची से आ रहे थे। ओके, कराची से आप आई हैं और यहाँ पर स्टे कर रही हैं। अभी आपको कोई फैमिली लेने के लिए आई है? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, बहुत सुकून। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। कहाँ से सफ़र करके आ रहे हैं? नारोवाल से। नारोवाल से यहाँ पर आए और यहाँ पर वेट कर रहे हैं, आपको कोई लेने के लिए आ रहे हैं? नहीं, कराची से, कराची जाना है। ठीक है, ये कैसा इनिशिएटिव लगा है आपको? ये बहुत अच्छा है और इसका माहौल और ये वेटर वगैरह। अभी आपने क्या ऑर्डर किया खाने के लिए? अभी सैंडविच किया है, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी आपको लोग देख रहे हैं, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाह रहे हो? यहाँ पर आएँ और ये एंजॉय करें। इधर फीमेल स्टाफ सुनैना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप बताएं। यहाँ का एक्सपीरियंस बताइएगा। यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा गुजर रहा है। तो मतलब गेस्ट आ रहे हैं, उनकी सर्विस कर रहे हैं, हम उनको अच्छा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है हमें। ठीक है, आपकी यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज? मैं यहाँ पे होस्ट हूँ। ठीक है। गेस्ट को मैंने वेलकम करना होता है। ओके, ज़बरदस्त। तो बाकी लोग अलग हैं यहाँ पर कि एक GR मैंने देखा है और बाकी इस तरह के कुछ स्टाफ हैं जिनकी अलग अलग स्टाफ। जी ऐसा है, लेकिन ये है कि हम एक टीम बन के काम करते हैं, तो जहाँ पे ज़रूरत हो तो हम खुद ही वहाँ पे काम करने लग जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, अभी हम फर्स्ट क्लास के लाउंज के बेकरी एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पर फीमेल स्टाफ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप यहाँ पर सर्व करती हैं या फिर आप यहाँ पर सेल्स पर्सन हैं? मैं एज अ मैनेजर यहाँ पे जॉब करती हूँ। ओके, मुझे बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस है? इससे पहले आपने कभी कहीं काम किया? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसा एक्सपीरियंस है कि रेलवे में कभी ऐसा CIP अच्छा VIP लाउंज सिटिंग एरिया देखा नहीं था पहले, काफ़ी टाइम से। अब जो है ना, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, जो आप लोग को देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये चीज़ें कितनी महंगी है? नहीं, अफोर्डेबल है। फॉर 3 आवर सीटिंग के लिए और एक अच्छे होटल से हम लोग यहाँ से चीज़ें प्रोवाइड करके यहाँ पे देते हैं। और चीज़ों की बेकरी में
ब्राउनीज़ हैं, स्पेस सैंडविचेस हैं, मफिन्स हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो 300 के बीच में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, लाइक 2 मिनिमम। 2 मिनिमम जो होती है हमारी 300 में हम जो चीज़ जो है ना उसकी कम्प्लीमेंट्री हम लोग देते हैं। उसमें सैंडविच होता है, टी और वाटर, और मफिन्स जो है वो भी सैंडविच के उसमें होता है। अगर आप वो नहीं खाएंगे तो आप मफिन्स हम प्रोवाइड कर देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने आपको फर्स्ट क्लास लाउंज का विज़िट करवाया है और यहाँ पर बेकरी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर का एरिया और यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। अगर आप कहीं से सफ़र करके आ रहे हैं और यहाँ पर आराम करना चाहते हैं तो सिर्फ 300 रुपये में आप यहाँ पर 3 घंटे बैठ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छे एसी चल रहे हैं, खाने की फैसिलिटीज़ हैं, टी, कॉफ़ी, साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपको केक, मफ़िन, सो एवरीथिंग। उम्मीद है कि आपको ये आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। तो यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब प्रोग्राम में बात करेंगे सफारती महाज की। तो भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बना हुआ है और सियासी और असली क़यादत के दानिशमंदाना फैसलों को आलमी सतह पर खूब पज़राई भी मिल रही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादाना सलाहियतों और मिलिट्री डिप्लोमेसी को भरपूर सराहा भी जा रहा है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में एक ताज़ा रिपोर्ट में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार देते हुए लिखा कि वो जनूबी एशिया में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिना स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उभर सकते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। उन्होंने अमरीकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन से ताल्लुकात बहाल किए। उन्हें अमरीका में जनूबी एशिया की सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, जबकि रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया है कि फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान और ईरान से लाहिक खतरात से निपटने के लिए फौजी हिकमत अमली की तश्कील में अहम किरदार अदा किया और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया है। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी के नतीजे में पाक अमरीका ताल्लुकात खुसूसन इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन मजीद मुस्तहकम हुआ और पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टर माइंड को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले कर दिया, जिस पर सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों की तारीफ भी की है। अमरीकी अखबार ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और पेशा वराना खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें एक पेशावर, खामोश तबाह और नज़्म ज़ब्त के पाबंद फौजी अफसर करार दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली और स्ट्रेटेजिक ताउन को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की जी, तो पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देकर दुनिया को हैरान कर दिया। आज आलमी ताकतें भी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों को सलाम पेश कर रही हैं। मर्द आहन कहलाने वाले हमारे सिपहसालार ने न सिर्फ दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया बल्कि दुनिया के दिल भी जीत लिए। ये पाकिस्तान की फतह है, ये कौम के अज़्म की जीत है और ये इस बात का ऐलान भी है कि पाकिस्तान अब दुनिया में इज्जत, वकार और ताकत की नई पहचान बन चुका है। बिल्कुल जी, और इसी पहचान को जो है दुनिया इसको प्रेस कर रही है, इसकी मोतरिफ है, इसकी तारीफ कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही हो। प्रोग्राम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अमरीका से दूसरी खबर भी अमरीका से ही आपको पता है कि अमरीका के हर दिल अजीज और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जज फ्रैंक कीपर 88 बरस की उम्र में लबलबे के कैंसर के बायस इंतकाल कर गए हैं। रोहेट आइलैंड में उनका एक शहर है प्रोविडेंस, जहाँ के साबिक चीफ जज अपने फैसलों में रहमदिली और इंसानी दोस्ती के लिए बहुत ज़्यादा मुनफरिद अंदाज की बदौलत उनको दुनिया भर में जाना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि अपनी वफात से सिर्फ 7 दिन पहले ही उन्होंने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर खुसूसी पैगाम दिया था, जिसमें कहा था पाकिस्तान के लोग हमेशा फ़ख्र से भरपूर, उम्मीदों से बुलंद और मुस्तकबिल से रोशन रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसी दिन उन्होंने पाकिस्तान का परचम थामे अपनी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसे काफ़ी ज़्यादा पज़राई भी मिली थी। बिल्कुल जी, और जज कैप्यू की अदालत को रहमदिली की अदालत कहा जाता था। वो मुजरिम को सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर नहीं परखते थे बल्कि ये जानने की कोशिश करते थे कि जुर्म सरजद क्यों हुआ, किन हालात में हुआ। यानी वो सिर्फ इंसाफ नहीं करते थे बल्कि हकीकी मानों में अदल भी करते थे। उनके फैसले ऐसे होते थे कि मुजरिम दोबारा गलती का तसव्वुर भी ना करे, और यही एक वजह थी कि उनकी अदालती समातें दुनिया भर में वायरल होती थी और लाखों लोग उन्हें सोशल मीडिया पर देखते थे, उनमें मैं भी शामिल हूँ। और जनाब उनके इंतकाल पर रियासत के गवर्नर ने परचम सरनिगू रखने का ऐलान करते हुए कहा कि फ्रैंक कैप्यू एक खजाना थे।
बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि इंसाफ जब इंसानियत से जुड़ जाए तो सब कुछ मुमकिन होता है। एमी अवार्ड के लिए नामजद मशहूर शो कॉट एंड प्रोविडेंस में उनकी अदालती कार्रवाइयां बरसों तक दिखाई गई और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे महबूब और इंसान दोस्त जज बिल्कुल ऐसा ही। और कुछ चीजें ऐसी होती है ना उज़ैर, जो आप जब सोशल मीडिया पे देखते हैं वो हजारों मीलों दूर भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल से जुड़ जाते हैं, इमोशन से जुड़ जाते हैं, और हमें ये सीखने को भी मिलता है उनसे कि इस तरह से अदल और इंसाफ को आप मजीद कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हम प्रोग्राम में मजीद इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं जी कि पंजाब में गाड़ियां और मोटरसाइकिल रखने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गाड़ियों के नंबर्स के निज़ाम में बड़ी तब्दीली कर दी गई है और अब गाड़ी और मोटरसाइकिल को कभी नंबर प्लेट नहीं मिलेगी। आपने सुन के परेशान नहीं होना, क्योंकि नंबर प्लेट जरूर मिलेगी मगर गाड़ी के नाम पर नहीं मिलेगी। गाड़ी या मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट मालिक के नाम पर होगी और वो उसे अपने शनाख्ती कार्ड पर ही हासिल हो सके। बिल्कुल। और अब नंबर प्लेट गाड़ी के साथ नहीं बल्कि मालिक के साथ साथ रहेगी। जी, अगर जी। आप गाड़ी बेच भी देते हैं तो उसका नंबर आपके नाम पर ही रहेगा और आपके पास ही रहेगा। अगर कोई नई या पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो पहले से ही मौजूद नंबर ही उसको लगेगा। इस तरह आपका पसंदीदा नंबर जिंदगी भर आपके पास रहेगा। जी। और अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो पंजाब में गाड़ियों की नंबर प्लेट सिस्टम में तब्दीली की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसकी वजूहात क्या हैं और इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए सुनो पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं डीपीओ एक्साइज सजील खान साहब। वेलकम कहेंगे सजील साहब आपको शो में। सबसे पहले तो हमें बताइएगा, ये तब्दीली आ गई है बड़ी एकदम से, तो ये इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी थी कि CNIC के साथ रिलेट किया जाए? जी जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। वेलकम जी। अच्छा, सबसे पहले जो मेन इशू आ रहा था वो दाखिली मसला आ रहा था, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन और ऑनर आइडेंटिफिकेशन। यानी आप जानते हैं जब एक मालिक अपनी गाड़ी बेच देता था जी, तो उसके बाद वो उसकी नंबर प्लेट और उसके कागजात भी परचेजर के हवाले कर देता था। तो बहुत सारे केसेस में ये देखने में आया वो गाड़ी ओपन लेटर पे ही चलती रहती थी, वो जो परचेजर था वो अपने नाम नहीं करवाता था। तो इसी तरह साला साल गाड़ी आगे से आगे ओपन लेटर पे ट्रांसफ़र हो रही थी। तो जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनके लिए ऑनर्स को ट्रैक करना, गाड़ियों को ट्रैक करना सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा था। तो जो ये जो नया निज़ाम हम लाने जा रहे हैं इसके ज़रिए से हम ओनर के आईडी कार्ड के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करेंगे और वो जब अपना गाड़ी बेचेगा, अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड शुदा को, तो जो परचेज़र है उसको जो नया रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अलॉट किया जाएगा और जो सेलर है वो अपनी नंबर प्लेट रिटेन कर लेगा। यानी सजील साहब यही मकसद है कि झंझट से ही बचा जाए कि वो जो लोग फिर वो भी भाग रहे होते हैं कि यार उन्होंने अपने नाम नहीं करवाई गाड़ी, मैंने तो बेच दी थी। ये बड़े मसले आते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी बड़े मसले आते हैं। ये बताइएगा ये नया सिस्टम कब से नाफिज होने वाला है और इस हवाले से अवाम में अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए क्या आप लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को अवेयर किया जा रहा है? और मुझे लगता है आपके इस इक़दाम के बाद ना गाड़ियों की जो सेल है बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग पहले इसलिए गाड़ी नहीं बेचते थे कि यार पसंदीदा नंबर इस पर लगा हुआ, बड़ा महंगा खरीदा था। जी बिल्कुल, ये भी एक इशू आता था। 1 सितंबर से हम ये निज़ाम लागू करने जा रहे हैं, ठीक है। और पंजाब कैबिनेट ने ये लॉ पास कर दिया, जो लॉ में अमेंडमेंट थी ज़रूरी वो हो चुकी है। ठीक है। अब सिंपली हमारे मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में इसको अपग्रेड करना लाजम है, क्योंकि पहले हम चेसिस के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करते थे और अब हम आईडी कार्ड के अगेंस्ट ओनर को रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करने जा रहे हैं। तो उस तब्दीली के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है। ड्यूरिंग दैट पीरियड जो आवाम है उसको चाहिए कि वो जो अपनी गाड़ियाँ हैं वो अपने नाम करवा लें। ठीक है शर्जील साहब, ये भी अगर आप हमें बता दें कि जो 1 सितंबर से तो ये लागू होने जा रहा है, लेकिन इससे प्रीवियस जो गाड़ियां लोगों ने ली हुई हैं, खरीदी हुई हैं, उनका फिर प्रोसेस कैसे आएगा? अच्छा, ये जो जिस कानून की मैं बात कर रहा हूँ, जो तब्दीली आई है मोटर व्हीकल रूल्स में, तो इसके तहत जो भी गाड़ियाँ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है वो आपकी पर्सनलाइज रजिस्ट्रेशन मार्क बन जाएगा। यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी गाड़ी को लगा हुआ है आपके आईडी कार्ड के मौजूदा, जी ठीक है, जैसे ही ये नोटिफिकेशन हुआ है तो ये लॉ इन्फोर्स हो गया है। तो अब आपका जो नंबर है वो पर्सनल रजिस्ट्रेशन मार्क है। ठीक है। तो 1 सितंबर के बाद जैसे ही आप गाड़ी बेचेंगे अपना नंबर आप रिटेन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो गाड़ी बेचने वाला है उसको एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाए। सजील साहब, यही इसी में एक ज़िमनी सवाल मेरा कि अगर बिलफर्ज हमारे पास एक गाड़ी है और उस पे नंबर लगा हुआ है, हाँ ठीक है, तो वो नंबर मेरे पास ही रहेगा। 1 सितंबर के बाद अगर कल को आप गाड़ी बेच देते हैं, यानी ये नंबर मेरे नाम पर शिफ्ट हो जाएगा, मेरे आईडी कार्ड पे शिफ्ट हो जाएगा? बिल्कुल, जो सेलर है जैसे ही वो अपनी नंबर पे रिटेन करेगा, सही, तो उसके पास ऑप्शन मौजूद होगा कि वो अपनी नई खरीदने वाली गाड़ी को उससे लगवा सकता है, यहाँ कोई अपने नाम गाड़ी ट्रांसफर करवा रहा है तो उससे भी लगवा सकता है। तो और एक तीसरा ऑप्शन भी हम उसे देने जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी चूज कर सकता है, उसकी कुछ प्रेस्क्राइब्ड फी है। तो अच्छा, उसके और तरीका कार पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें।
अच्छा, इसका तरीक़ेकार बड़ा ही सिंपल है। हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई है अच्छा। एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब ने और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने कोलैबोरेशन करके ई पे पंजाब के नाम से एक ऐप है। ठीक है। उसके ऊपर हमने ऑप्शन दिया ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल ओनरशिप का, उसके साथ साथ टोकन टैक्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है और वैनिटी नंबर प्लेट्स भी हमारी है, उसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक। तो ट्रांसफ़र पे आ जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल पे आपने जाना है, ई पे पंजाब आपने डाउनलोड कर लेनी है अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से। आपने वहाँ पे जाके अपना ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पे गाड़ी का नंबर एंटर करना है। सही है। आपके पास जो डाटा आएगा वहाँ पे परचेजर ने अपने जो डाटा है उसको फीड करना है। जैसे ही वो फीड कर देगा उसको फ़ी अदा करनी पड़ेगी। कितनी फ़ी होगी? फीस हर गाड़ी के हिसाब बेसिकली गाड़ी के हिसाब से या सीसी के हिसाब से। ट्रांसफ़र फीस में कोई चेंज नहीं है। ये जो पर्सनल रजिस्ट्रेशन मार्क है इसकी फ़ीस नॉमिनल है, वो 1 से लेकर 1000 सीसी तक जो गाड़ियाँ जी, हैं उनके लिए 2000 रुपया है। ठीक सही है। है। और मामूली है। 1000 से 1800 सीसी तक जो गाड़ी है उसके लिए जो 4000 रुपया फीस है और 1800 सीसी या नबाब जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए 6000। सजील साहब ये भी बताएं, ये भी एक कन्फ्यूजन है, इसको भी ज़रा बता दें लोगों को। अगर एक शख्स के नाम पर बहुत सारी मल्टीपल कार्स हैं या फिर उसके नाम पर बाइक्स भी हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है? वो नंबर किस तरह से उसके पास रह सकते हैं? और अगर हम देखते हैं कि कंपनीज के नाम पर भी गाड़ियां होती हैं, उनका क्या तरीक़ेकार होगा फिर इसका? जी बिल्कुल, जैसे ही आप गाड़ी जो कंपनी के नाम है वो उसके एनटीएन के अगेंस्ट होल्ड कर लेगी, यानी कि वो कंपनी के नाम ही रहेगी उसके एनटीएन के अगेंस्ट। उसका जो यूनिक आईडी है वो एनटीएन है, जिस तरह से आम बंदे का आईडी कार्ड होता है जी। तो एक से ज़्यादा अगर गाड़ियाँ हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक से ज़्यादा अलॉट किए जाएंगे। एक रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही गाड़ी को लगाया जा सकेगा। ठीक है। तो उसके पास एक से ज़्यादा नंबर अगर तो पहले से मौजूद हैं, कोई गाड़ी वो बेच चुका है और उसके पूल में उस आईडी कार्ड के अगेंस्ट नंबर वेकेंट है तो उसकी फीस भी कोई नहीं और वो उसको लगवा सकता है। ठीक है। ठीक है। तो अगर उसके पास कोई पूल में नंबर मौजूद नहीं है तो वो अपने नाम गाड़ी ट्रांसफ़र करवाता है तो उससे एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर जो नॉमिनल सी एक प्रेस्क्राइब्ड फी है उसके थ्रू उसको अलॉट कर दिया जाए। तो ओवरऑल ये जो तब्दीली लेके आई जा रही है इसीलिए कि थोड़ी सी शफाफियत आ जाए और जो ऑनर है उसकी क्लैरिटी हो जाए, यही बेनिफिट है इसका? जी एक तो ये भी है बेनिफिट और सेकेंडली आप देखें छोटे इजला वाली गाड़ियां जैसे शेखुपुरा, मियां वाली और मुल्तान वगैरह के लोग हैं, उनकी गाड़ियों की जो मार्केट वैल्यू होती थी ये वो बड़ी लाहौर मोनोपोली की- तोड़ी गई है। हाँ। जी वो लाहौर की मार्केट वैल्यू से वो डिफर करती थी। हालांकि ये बड़ी नाइंसाफी थी, डिस्क्रिमिनेशन था कि गाड़ी तो वही होती है और उसके ऊपर अगर टैग लग गया रजिस्ट्रेशन का मुल्तान का या मियां वाली का तो उसकी प्राइस $1,00,000 2 लाख कम हो जाती है। तो जैसे ही ये अमल इस अमल के थ्रू वो अपनी ट्रांसफर करवाएगा तो उसको भी वही यूनिवर्सल सीरीज का नंबर अलॉट किया जाएगा जो कि लाहौर में अलॉट किया जा रहा है। ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट्स है। जी साहब लास्टली कोई शॉर्टली एक मैसेज दे दें और वो टोकन टैक्स की भी जो डेट है वो भी आ गई है, लोग जमा करवा दें वो भी जरा बता दें। अच्छा 31 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है 10% रिबेट के साथ और बगैर जुर्माने के साथ। मैं यहाँ नाज़रीन को बता दूं कि तमाम पिछले जुर्माने अगर आपके साल के टोकन भी शॉर्ट है तो पिछले तमाम जुर्माने माफ कर दिए गए। अच्छा इस बार बड़ी खुशखबरी है ये अगस्त तक वो अपना टोकन टैक्स लगवा लें विदाउट एनी पेनल्टी। उसके बाद दोबारा से पेनल्टीज इन्फोर्स कर दी जाएंगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा जो ओपन लेटर पे गाड़ियां हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होने जा रहा है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर जनरल उमर शेर चट्टा साहब और हमारे जो सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन है मसूद मुख्तार साहब, उन्होंने ऑलरेडी डायरेक्शन जारी कर दी हैं। तो 1 सितंबर से जो है इसकी इन्फोर्समेंट हो जाएगी। तो अपने नाम गाड़ियां भी करवा लें जो ओपन लेटर वाली हैं और टोकन टैक्स भी अदा, वरना फिर क्रैकडाउन होगा, जगह जगह नाके लगेंगे और फिर मसाइल होगा और कहा जाएगा मौके पे फीस भरे। बहुत शुक्रिया सजील खान साहब आपकी आमद का। थैंक यू। तो जनाब ये बड़ा अच्छा एक इक़दाम है पंजाब एक्साइज की जानिब से और उम्मीद है दूसरे सूबे भी इसको फॉलो करेंगे। और जनाब अब आप अपना पसंदीदा नंबर जो है अपने पास ही रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अगर आपने गाड़ी अभी तक अपने नाम नहीं करवाई उसको करवा लें। टोकन टैक्स शॉर्ट है तो उनको फौरन जमा करवाएं, वरना फिर क्रैकडाउन होगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 31 अगस्त तक की डेट दी गई है उज़ैर, अभी भी 1 हफ्ते का टाइम है, तो आप लोग इंतजार ना करें, इस ऑफर को अवेल करें क्योंकि पिछले वो चीजें भी माफ की जा रही है। हम भी एक चीज को अवेल करने लगे हैं, वो है जी छोटा सा वक्फा। आप भी कहीं नहीं जाना, देखते रहें सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं कि ऐसी बीमारी की जो खामोशी से लाखों लोगों की जिंदगियों को मुतासर कर रही है। ये मैदे की बीमारी है और इसे एच पिलोरी इन्फेक्शन भी कहा जाता है। तशवीशनाक बात यह कि ज्यादातर अफराद इस इन्फेक्शन में मुब्तला होते हैं लेकिन उन्हें इसका इल्म नहीं होता और इसकी बरवक्त तशखीस ना होने से ये बीमारी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेती है, जिससे ना सिर्फ जिस्मानी कमजोरी और जहनी दबाव बढ़ता है बल्कि रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात भी शदीद मुतासर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे आपकी लाइफ डिस्टर्ब होकर रह जाती है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में मैदे के मसाइल तेजी से
बढ़ रहे हैं और मुल्क की 70% आबादी किसी न किसी दर्जे पर मेदे और हाजमे की बीमारी का शिकार भी है। यही वजह है कि पाकिस्तान में मेदे के इलाज की सबसे ज़्यादा दवाएं भी फरोख्त की जा रही हैं। एच पेलोरी आखिर में है क्या, ये सेहत को किस तरह से मुतासर करती है और इस बीमारी की कुदरती और हर्बल इलाज की जानिब अगर हम लोग जाएं तो वो किस हद तक हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब हकीम हाफिज फरहान हनीफ साहब। हकीम साहब वेलकम कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा हकीम साहब, हमें ये बताएगा कि 70% आबादी मेदे की किसी न किसी बीमारी से दो चार है, तो ये जो बीमारियां हैं क्यों इतनी बढ़ गई हैं आजकल? इसमें सबसे पहली बात जो है, हमें ना हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है उसकी वजह से, खास करके जिस बीमारी बहुत ज्यादा सुस्त हो गए हैं, लगा हमें एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और हमें ये भी जानना चाहिए कि चहलकदमी भी हम कर लें ना। मुख्तलिफ वजूहात तो हैं, लेकिन हकीम साहब हमें ना ज्यादा रोशनी आज आपने डाली है कि उनके कुदरती इलाज क्या हो सकते हैं। इतनी रोशनी कम है, बहुत रोशनी। अच्छा, लेकिन इसमें ना इसमें रोशनी जो है हम इंशाल्लाह दवाइयों के ऊपर डालेंगे, ठीक है? इसमें सबसे पहले जो एच पायलोरी है, पहले जो पेशेंट आता था वो ज्यादातर होता आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि वहाँ पे फास्ट फूड बहुत ज्यादा था, जंक फूड बहुत ज्यादा था, गोश्त खोरी बहुत ज्यादा थी, मटन बीफ का इस्तेमाल, इसके साथ साथ चाय और कॉफी, ये इसका बहुत बड़ा सबब है, ठीक है? और उसके बाद जैसे आपने बात की एक्टिव एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब ये मर्ज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो चुका है और तकरीबन ये 50 से 60% लोगों को है। लेकिन अक्सर औकात लोगों को ये पता ही नहीं होता। ये टेस्ट जब तक इसका टेस्ट ना करवाया जाए, ठीक है? इसका टेस्ट इंडोस्कोपी भी आम रूटीन में, स्टूल से भी इसका टेस्ट हो जाता है, ठीक है? ब्लड से भी इसका टेस्ट हो जाता है, लेकिन अब इसका टेस्ट होने से पहले इसके असबाब मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान में भी यही है कि हम चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं बेदरेक, ठीक है? उसके बाद फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मुरगन अग़ज़िया। अब होटलिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले ये होटलिंग नहीं थी, सादा ग़िज़ाएं थी, फूड भी तो आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है। उसकी वजह से ये मामलात होते हैं। और इसमें अलामात क्या होती हैं? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अलामात आ रही हैं वो ये है कि आंतों के अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। जब बंदा सुबह उठता है, पेशेंट से वॉमिटिंग वाली कैफियत होती है, जैसे या बाज़ों का तो ऐसा था कि पीले कलर की उल्टी आ जाती है, और ये किस मिजाज में होता है और इसकी नब्ज़ कहाँ पे चलती है, आप घर बैठे चेक करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसकी जो पल्स है, अगर हम पल्स चेक करें तो जैसे मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, आपकी नब्ज़ नहीं चेक कर रहा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हम ऐसे हाथ रखेंगे, हल्का सा दबाएंगे तो ये 4 जो उंगलियां हैं, 3 या 4 के ऊपर आपकी नब्ज़ टच करेगी। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर खुश्की गर्मी और गर्मी खुश्की बहुत ज्यादा है, तब ये आपको ये मसला होता है। ये और इसकी तशखीस में है कि आपके मैदे में जलन होगी, सुबह के टाइम पे वॉमिटिंग होगी, और इसके साथ साथ इतनी ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी। और अक्सर औकात बाज़ औकात मैंने टीवी पे एक सुना था एक साहिब कह रहे थे कि ये ना जो ऐसा जो हेलिकोबैक्टीरिया जो कीड़ा होता है, ये दिमाग में ऐसे चलता है, हालांकि ऐसा इशू नहीं होता। ये एक मर्ज है स्टमक का, स्टमक के अंदर ये कीड़ा चिमट जाता है, बैठ जाता है मैदे के अंदर, और मैदे के साथ जो ग़िज़ाई नाली होती है। साहब, हमने अलामात की और मसाइल की बात तो कर ली, इलाज बताइए। इलाज लोग जाना वो जाना चाहते हैं कि अच्छा, इलाज से पहले एक सादा सी सिंपल सी छोटी सी आपको बता दूं। सब्ज़ाज़ार में एक पेशेंट था, तो कुछ अर्सा पहले की बात है, उसकी हालत इतनी ख़राब, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को उसका पता चल जाए ये बीमारी किस हद तक हैवी हो जाती है। वो इतना ज़्यादा पेशेंट बीमार हो गया कि वो 3 महीने घर से निकला ही नहीं। तो वो चूँकि वो मेरा स्टूडेंट था, उसका भाई था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पे पढ़ाने आते हैं तो थोड़ा सा टाइम हमें दे दें, हमारा पेशेंट घर से नहीं निकल रहा। मैं गया, यकीन करें, मैं जब उनकी हालत देखी, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा और दिन की 30 रोटियां खा रहा था वो। और वॉशरूम वो जाता था तो दरवाजा खुला करके जाता था, और घर में या तो अपने पास बीवी को बिठा कर रखता था या वालदा को। इतना डर खौफ, और ऐसा पेशेंट जो है इसके अंदर इतना डर खौफ होता है तो जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है, डिप्रेशन इतनी ज्यादा और डर खौफ। वो कहते हैं सर जी इससे कुछ जादू हो गया। तो मैं चूंकि मैंने फिर पढ़ा चेक किया तो उसे जादू नहीं था, मैंने पल्स चेक की तो उसे मसला जो निकला वो एच पायलोरी का। तो इसमें अक्सर औकात लोग, वाकई जो आपने बात की इलाज की तरफ आए, लोग अक्सर इसकी अलामात बताते हैं, डरा देते हैं, लेकिन इसका इलाज नहीं बताते। तो हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। एक नई बात ये भी थी कि हकीम साहब को ये भी समझ आती है कि जिन जुन नहीं पैरे, मर्ज कोई और ये लोग ना बेचारे जिन्नों की तरफ जाके अपने पैसा भी ज़ाया करते हैं और अपने ईमान भी ज़ाया करते हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले चेक करें, अगर बीमारी है तो उसका इलाज किया जाए। बड़ा बेहतरीन सारे इलाज
आज आपने उजैर को देख के नहीं बताना है, मुझे भी बताना है, मैं भी यहाँ पे समझने के लिए खड़ी हूँ, ठीक है? ओके जी, वो कहना ओके। चाह रही हैं आप उधर भी सलाम दें। अच्छा, जी, ये जी। ऐसा जी, बिल्कुल जी। अब इलाज की दफा हम इधर बात करेंगे। हाँ जी, अच्छा, इधर सबसे बताएं इलाज। पहला इसमें काम क्या करना है, क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का इलाज बड़ा बेहतरीन हमारे पास मौजूद, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो 1 से 3 माह कर ले तो इंशाल्लाह ठीक है। इससे ट्रीटमेंट उनका हो जाएगा। और उसके अच्छा। बाद, और इसका अक्सर औकात लोग कहते हैं जी हफ्ते बाद जाकर रिपोर्ट करवा लें, ये 3-4 माह से पहले नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, ठीक है, सही है। इसको टाइम ठीक है, लगता ठीक है। है। अगर आप इसमें एंटीबायोटिक आप खाते हैं तो कुछ अरसे बाद वो खत्म होने के बाद फिर दोबारा रिएक्टिव हो जाता है। इसमें एक तो परहेज लाजमी करते सही रहें, है। ठीक है, आप चीजें खाएं लेकिन एतदाल के साथ खाएं, हाँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि एक ही तरह की ग़िज़ाएं खाएंगे तो दोबारा हो जाएगा। ठीक है। इलाज इसमें सबसे पहले तो हल्दी है, सही। हल्दी हो अच्छी वाली, आप ओरिजिनल हल्दी लें, बेशक घर में वो काट के उसे खुशक करके पाउडर कर लें। ठीक है। हल्दी ले लें 50 ग्राम। अच्छा। उसके बाद मुलट्ठी, ये भी इन्फ्लेमेशन के लिए, आंतों की इन्फेक्शन के लिए, ये भी आंतों की इन्फेक्शन के ठीक लिए। हल्दी ले लें 50 ग्राम। ठीक उसके है। बाद सौंफ, सौंफ ले लें 50 ग्राम। ठीक है। ये गैस के लिए बेहतरीन चीज़ है। तीनों चीज़ें लेके इसका फाइन पाउडर कर लें 50 ग्राम, और पाउडर करने के बाद ½ टीस्पून छोटा वाला सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना है आपने, 1 घंटा पहले, या फिर खाना खाने के 1 घंटा बाद इस्तेमाल आप करना खा है। सकते हैं। इतना ठीक है, ज़बरदस्त है ये नुस्खा, ठीक आप इस्तेमाल करेंगे H पायलोरी आपका पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक उसके बाद ये एक चीज़ है बड़ी ज़बरदस्त, ये जैसे गम होती है, ये इस तरह की चीज़ है, और गम होती है, गूंदी होती है। अच्छा, मस्तकी सही। रूमी से कहा जाता है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है मस्तकी रूमी? लेकिन हाँ जी, ठीक है। लेकिन इतनी भी कॉस्टली नहीं होती कि खरीद ना अच्छा, सकें। मुझे ठीक तो है, तादाद देख के लग रहा है बहुत महंगी है, इतनी कम। हाँ, लेकिन ये आम मार्केट से आप ठीक ले है। सकते हैं। कह लें कि कोई 1000 से नीचे ही है, कोई 500 से 600 रुपए की अच्छा, 10 ग्राम में इतनी ठीक है, आएगी। ठीक है। लेकिन आपने 2-3 दाने सिर्फ कौन अगर से इसकी आप चबा लिया करें ना डेली, तो इससे और ये H निहार पायलोरी- मुंह या कुछ इसका जब नहीं है? मर्जी आप चबा लें, ठीक है। खाने के 1-2 घंटे बाद या 1-2 घंटे पहले मुंह में रख के, जैसे बबल हम चबाते हैं, सही ये है। चबा लिया करें तो इतना बेहतरीन इलाज है कि इसी से आपका H पायलोरी जो है वो ठीक हो जाएगा। सही ठीक है, और आंतों की इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये मुरब्बा गाजर है। अच्छा, मुरब्बा गाजर के ऐसे पेशेंट का अक्सर औकात क्या होता है, ब्लड जो है HB हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसके लिए, और साथ ही साथ ये आंतों की इन्फेक्शन को खत्म करता है, अच्छा। फौरी तौर पर रिलीफ देता है। अगर यही इस्तेमाल किया जाए सिर्फ 2 से 3 माह, फिर भी H पायलोरी नेगेटिव हो जाता नेगेटिव हो है। जाता है, अच्छा, इसकी ठीक जो H पायलोरी है ये रहता है जहाँ पे खुश्की और गर्मी हो, यानी कि सफरा हो, और ये उसकी जगह है। जब हम वहाँ पे रतूबत पैदा कर देंगे, तरी और गर्मी पैदा कर देंगे, तो वहाँ पे ये ठहर नहीं सकेगा, कुछ अरसे बाद ये मर जाएगा। इसलिए इसमें, और दूसरा आपके पास ये शहद मौजूद है। शहद जो है आप इसको नीम गर्म पानी में इस्तेमाल कर लें या आम ताज़ा पानी में इस्तेमाल कर लें, तो ये बेहतरीन इलाज, शहद भी इसके लिए बड़ा बेहतरीन कारआमद है। उसके बाद हमारे पास ये गूंद कतीरा है। गूंद कतीरा इसके लिए बड़ी बेहतरीन, अगर इसे रात को भगो दिया जाए और दूध में से इस्तेमाल किया जाए, ये भी वहाँ पे अल्कली पैदा करेगी, और उससे इसकी भी क्वांटिटी H कितनी पायलोरी- रखनी है? 1 गिलास अगर दूध है? आधा चम्मच, बहुत ज्यादा, आधा चम्मच से भी कम इसके लिए। लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज जो है, ग़िज़ा कौन सी लेनी चाहिए, जो सबसे बड़ा सबब है ग़िज़ा के लिए सबसे बेहतरीन है कि सुबह का नाश्ता दलिया जो पानी में बनाए, ये 45 मिनट लगेंगे, ये नरम हो जाएगा, ये इस्तेमाल किया जाए, और इसमें बादाम की गिरी और मेवा डाला जाए, या फिर दलिया गंदम इस्तेमाल किया जाए। और दोपहर में इसके लिए घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू और दाल मूंग वगैरह इस तरह की चीजें इस्तेमाल की जाए। और इसमें देसी घी जो है, या तो जो हंडिया है देसी घी में बनाई जाए, या फिर आपने सालन लिया तो उसमें देसी घी डाल लिया जाए। इस मर्ज में रोटी गंदम की कम खाते हैं, सालन ज्यादा खाते हैं, और सालन चबा कर इस्तेमाल किया जाए। हमें सोल्यूशन बता रहे हैं हकीम साहब, साथ ही साथ अगर आप ये बता दें कि अवॉइड कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको करना है। उसमें सबसे पहले तो अगर आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो वो बंद कर दें। उसके बाद फास्ट फूड, जंक फूड बंद कर दें, बेकरी आइटम का इस्तेमाल बंद कर दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने जितने भी मटन है, बीफ है, चिकन है, इसको फिलहाल 1-2 माह के लिए इसको बंद कर दिया जाए। ठीक है। इसी तरह अगर आप बाहर की मुरगन अग़ज़िया इस्तेमाल कर रहे हैं, तेज मिर्च मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बंद कर दें। अक्सर औक़ात जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें दलिया जो, इसका बड़ा मुकाम है। जो लोग परेशान होते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके लिए दलिया जो है दिल को फर्द बख्शा। जो ऐसे पेशेंट आते हैं हार्ट बीट तेज हो जाती है, इसमें दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आटा खाएं या दलिये की फॉर्म में खा ले, बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और इसके ऐसा पेशेंट पता है कि उसकी तसल्ली नहीं होती, उसका दिल इतना कमज़ोर हो जाता है, फैसला करने की कुव्वत कम हो जाती है। कोई भी बिजनेस सोचता है, 10-10 दफ़ा सोचता है, लेकिन काम नहीं करता, डर खौफ कि मेरे पैसे ना वो ज़ाया हो जाए। फिर अगर वो वुजू करेगा तो वुजू ही करी जाएगा, उसकी तसल्ली नहीं होगी, 4-4, 6-6 दफ़ा
दफ़ा हाथ धोएगा। यानी कि ऐसा पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वसवसों का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में मुरब्बा आमला बड़ी बेहतरीन ग़िज़ा है। मुरब्बा आमला भी इस्तेमाल कर सकता है तो ताकि उससे उसका दिमाग जो है वो ताकतवर हो जाए। तो इसलिए इसमें साथ ही साथ कुरान मजीद की आयत है, उसे पढ़ के बताएं उसका तर्जमा और उसे थोड़ा सा समझाएं कि आप इसमें नमाज और कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने सुकून इसमें रखा है। उसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, यहाँ पे क्या है, ईमान वालों मदद तलब करो नमाज के साथ और सब्र के साथ। फिर अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ। तो इसमें ये एहतियातें जरूरी हैं। तुखम बालंगू बड़ी सादा सी चीज है और तुलसी के बीज, तुखम रेहान, इसका भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। उसके बाद छिलका इसबगोल, ऐसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन के लिए छिलका इसबगोल, अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है तो फौरी तौर पे छिलका इसबगोल दूध या ठंडा पानी ले उसमें डाल के फौरी तौर पे पी लिया जाए तो ये बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त बेहतरीन नुस्खे आपने बता दिए। वैसे ठंडा पानी इसमें नहीं पीना, ठंडा पानी भी इसके लिए नुकसानदेह। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपकी आमद का, और बहुत कम वक्त में आपने बहुत सारे नुस्खे जो है ना हमारी ऑडियंस को बता दिए। तो जो भी इस मसले का शिकार हैं वो टेस्ट करवा लें, खुद से भी आप देख सकते हैं, जिस तरह हकीम साहब ने भी बताया, खुद से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको ये मसला है या नहीं, और फिर उसके मुताबिक आप ये नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, और क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है वो भी हकीम साहब ने डिटेल में आपको बता दी है। नाज़रीन, होपफुली आप इस इंफॉर्मेशन से अपनी सेहत पर मुस्बत फायदे लेकर आ सकेंगे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, आप देखते रहे सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। नाजरीन, हम सब ने ये बात अक्सर सुनी है कि घरेलू नाचाकी, रिस्क, बंदिश या बाहमी इख्तलाफात को बाज़ लोग जादू टोने से जोड़ देते हैं। बाज़ औक़ात लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इसका सहारा लेते हैं। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि इस्लाम में जादू की हकीकत क्या है और इसके असरात से बचने के लिए कुरान और सुन्नत में कौन सी रहनुमाई और वज़ाइफ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ाइफ और दुआओं के जरिए सुकून कल्ब और मुश्किलात का हल कैसे मुमकिन है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी शफीकुर रहमान साहब। कारी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे जानना चाहेंगे कि इस्लाम जादू और टोने के बारे में क्या अहकामात देता है। क्या वाकई जादू इंसान की जिंदगी और रिस्क पर असरअंदाज हो जाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हर भाई, अगर बात की जाए जादू और हकीकत की, तो कुरान करीम ने इसको मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र किया है। मसलन वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, जो फूंके मारने वालियों के शर से उससे अल्लाह की पनाह मांगो। और इसी तरह कुरान करीम की दूसरी आयत है फ़यतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ूना बि बैनल मर्इ व ज़ौजी, जादू ऐसी हकीकत रखता है, सहरुलहु हकीका, जिससे बंदा बीमार भी हो सकता है, मियाँ बीवी का ताल्लुक मुतासर भी हो सकता है, हत्ता कि मियाँ बीवी के ताल्लुक के दरमियान में तलाक वाला मसला भी इससे किया जा सकता है। कुरान करीम ने ये मनसूस बाकायदा मेंशन करके मियाँ बीवी के मसले को सामने लेके आया कुरान करीम कि ये बड़ा आसान काम है कि आप इंसानी तहजीब की जो बेस बुनियाद है वो अज़दवाजी ताल्लुक है। जो आदमी अज़दवाजी ताल्लुक के दरख्त के जड़ के ऊपर तेशा चलाना चाहता है, हथौड़ा चलाना चाहता है, वो दरअसल इंसानी तहजीब और इंसानी तमद्दन का बहुत बदतरीन किस्म का दुश्मन है। और मियाँ बीवी के दरमियान में आप देखें, ये नहीं होता कि को मियाँ बीवी को दरमियान में जुदाई पैदा कर दे, इतनी कुव्वत ताकत किस में है। बस एक काम करता है कि वो ऐसी फूंके, ऐसे मंत्र, ऐसे अमलियात, ऐसे तिलस्मात वो पढ़ता है जिससे मियाँ बीवी ऐसे आमाल पे आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, नाइत्तेफाकी हो जाती है। तो कारसा जो हम देखते हैं कि घरेलू नाचाकी मसाइल को फौरन से जादू के साथ जोड़ दिया जाता है। आखिर इससे बचा कैसे जाए? और हम एक ये भी देखते हैं कि चाहे आप किसी धोखेबाज आमिल के पास जाते हैं और वो कोई झूठा मूठा जादू ही आपको देता है, लेकिन एक माइंड सेट पर तो उसका इफेक्ट भी आ रहा होता है, तो इससे निजात कैसे मुमकिन? देखें, जो नचाकी के मसाइल हैं उसको जादू से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर जोड़ना की जरूरत पेश है तो कुछ अलामात को देखे। आपके घर में तवीज़ धागे निकल रहे हैं, आपके घर में कोई खून के छींटे आ रहे हैं, आपके घर में कोई ऐसी चीजें मसलन कपड़े कट रहे हैं, आपको किसी के होने का एहसास होता है, मियाँ बीवी खुश व खुर्म बैठे हैं लेकिन अचानक उनकी खुशी गमी में बदल जाती है और फिर आखिर में एहसास होता है कि भाई हमारे ऊपर इस तरह के हालात होने नहीं चाहिए थे लेकिन ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं। बरकैफ ऐसी बात से एक तो पहली बात है कि तवहुम से बचें, सही। दूसरी बात यह है कि अपने ऊपर वसवास लाने से बचें, और तीसरी बात यह है कि अपने ख्यालात
और अपने इस तरह के जो तवाहुम है उनसे बच के अल्लाह की तरफ रुजू करें, रुजू इल्लाह करें, रुजू इलल कुरान करें, रुजू इलल सलात करें और रुजू इलल जिक्र करें। अल्लाह का जिक्र इन तमाम तवाहुमात को तोड़ देता है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि कहाँ हमें रुजू करना चाहिए, कहाँ जुड़ना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये फरमाइएगा कि कुरान और सुन्नत में कौन से मुस्तनद वसाइफ हैं या आयात हैं जिनका तिलावत करनी चाहिए, जिससे ये सारे मामला जो हैं इनसे आप बच सकते हैं? देखें, अगर तो जादू के तोड़ की बात है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन मुख्तसर तरीन दाम जो है वो आप अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पहले पढ़ें, फिर दुरूद पाक पढ़ें, फिर उसके बाद सूरत फातिहा पढ़ें, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें और चारे कुल पढ़ें और नजर बद और हसद और जादू की दुआएं जो मंजिल के नाम पे है वो आया। इससे आपका जादू अल्लाह के फजल करम से टूट जाएगा। तरीका यह है कि अगर तो 5 वक्त नमाजों के बाद पढ़ के फूंक मार सकते हैं अपने ऊपर, अपने बच्चों पे बहुत बेहतर है। और अगर 5 वक्त नहीं है तो सुबह, असर और सोने के वक्त तो जरूर करें। कम अज कम यह है कि सुबह और रात सोने के वक्त करें, ये जादू टूट जाएगा। और अगर बात की जाए रिज़्क के हवाले से इसी के रिज़्क किन दुआओं से बढ़ता है, मैं एक एक करके मुख्तसर 1 मिनट में आपके सामने रिज़्क का पूरी शरीयत में सबसे बेहतरीन जो पैकेज है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो क्या है? इस्तिग़फ़ार से रिज़्क भी बढ़ता है और इस्तिग़फ़ार से फल नहीं आते, आपको अल्लाह बाग देता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम और सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ ले तो बहुत बेहतर। पहला इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, सैयदुल इस्तिग़फ़ार। और एक बहुत उम्दा दुआ है जो 8 दुनिया के सबसे मेजर गम है, हम है, उससे आपको नजात देती है और रिज़्क भी बढ़ता है, नचाकी भी खत्म होती है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न वल आजिज़ी वल कसल वल बुख़ल वल जुबन व ज़ालि दैनी व कहरी रिजाल। 8 चीजें मैंने गिनवाई है जी। गम बाहर का हो, गम अंदर का हो, बाहर से आपको चीजें तोड़ रही हो, अंदर से आपको चीजें तोड़ रही हो, ये दुआ सारी आपकी परेशानी खत्म कर देती। और एक दुआ ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी चाहता हो कि अपने घर में दुनिया और आखिरत और दीन और दुनिया सारी इकट्ठी लेके चले तो एक दुआ और 5 कलिमात है इसके, अल्लाहुम्मा फिल्ली वरहमनी वाहदिनी वरज़ुकनी वाफिनी। ये 5 कलिमात ऐसे हैं जिससे आपकी दुनिया आपका दीन दोनों घर में आ जाएगा। और सैयदना अली का वजीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया, अली आपके ऊपर ओहद पहाड़ जितना भी कर्जा हो तो अल्लाह उस कर्जे को इस दुआ की बरकत से खत्म कर देगा। अल्लाह मकफिनी भी हलाली का नारामी को अगनी फजली का मरसवा। अगर सैयद की बात आ जाए तो सैयदा की भी आनी चाहिए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल ने एक वजीफ़ा बताया, फरमाया अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु फलीसा क़ब्ला का शै व अंतल आखिरु फलीसा बादा का शै व अंत ज़ाहिरु। ये पूरी आखिर में दुआ है और आखिर में एक लफ्ज़ है जो रिज़्क से मुतल्लिक़ और घर से मुतल्लिक़ है, इक़दी अन्नी अद्दईन। या अल्लाह मेरा जितना कर्जा है तू अपनी जनाब से उसे अदा कर दे, मुझे बंदों को कहने की जरूरत ना पड़े। वागनीनी मिनल फ़क्र, और मेरा फ़क्र इल्म का, मेरा फ़क्र माल का, मेरा फ़क्र इज़्ज़त का, मेरा फ़क्र शोहरत, सारे फ़क्र को अल्लाह के फजल करम से तो दूर फरमा दे। ये वजीफ़ा। और एक और बहुत अहम बात है कि जो आदमी लड़ाई झगड़ा, ये तो हर घर की बात है, लेकिन उसके लड़ाई झगड़े को कोई हवा ना दे सके, उसके लड़ाई झगड़े को कोई सरेआम बाजार ना ला सके और उसको कोई बदनामे ज़माना ना बना सके, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन दुआ है, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती, अल्लाह मेरी जितनी कमजोरियां हैं सब में पर्दे डाल दे। वाह मेर रऊ आती, मेरे अंदर जितने भी मलाल, खौफ, हरास पैदा हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मियाँ बीवी के दरमियान में तलाक हो जाए, मियाँ बीवी के दरमियान में जुदाई हो जाए, मालिक और मुलाजम के दरमियान में जुदाई हो जाए, भाई और भाई के दरमियान में, बहना और बहना के दरमियान में जुदाई हो जाए, तो ये दुआ बहुत अहम है। वाह मिर रऊआती वक़्दी अन्नी दईनी, और या अल्लाह मेरा सारा कर्ज दूर फरमा दे। ये सारी दुआएं देखे 2 मिनट में शरीयत की मसनून दुआएं। कारी साहब बहुत खूबसूरत दुआएं आपने बताएं और यकीनन ये हमारे बहन भाइयों के काम भी आएंगी। अगर आप इस चीज़ पर भी थोड़ी सी हमें डिटेल्स बता दें कि बहुत से, जैसे आपने कहा कि कपड़े कटे होते हैं, घर में खून के धब्बे मिलते हैं, यहाँ से आपको ये तो पता चल जाता है कोई जादू करे, लेकिन बहुत से लोग नफ्सियाती भी होते हैं जिनको हेलुसिनेशंस होती हैं, तो ये फर्क कैसे पता चल सकता है? कोई देखिए उसके लिए आसान तरीका कार ये है कि जिस वक्त आप उस नफ्सियाती मरीज को या जादुई मरीज को कुरान करीम
सीधा किसी आमिल मुआलिज को घर में बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना घर वो कोई भी यूट्यूब में चाहे हरमे मक्की हरमे मदनी का इमाम ले, उसके तर्जमे के साथ कुरान करीम की तिलावत शुरू करवा दे। अगर उसके चेहरे पे उसकी रंगत, उसकी आंखों की रंगत चेंज होनी शुरू हो जाए और उसकी हरकत में चेंजिंग आनी शुरू हो जाए और दूसरे आदमी उसी तरह हैं, तो समझ लो कि इसको नफ्सियाती मसला नहीं है, इसको जादुई मसला है। और दूसरा तरीक़ेकार यह है कि आप 21 दफ़ा उसके सामने अदान देनी शुरू कर दें। 21 दफ़ा कह लें, 11 दफ़ा कह लें, अदद कोई ख़ास नहीं है। अजान से दुनिया कायनात का कोई भी शैतान उसकी हवा खारिज हो जाती है। अच्छा। निकलता है, भागता है, अंदर से निकलेगा। अगर आपके अंदर से है तो अंदर से निकलेगा, अगर आपके घर में है तो घर से भागेगा, और अगर आपके ऑफिस में है तो ऑफिस से भागेगा। अजान कलिमात बड़े जामे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, या अल्लाह ये मेरा शैतान मेरे से बड़ा नहीं है, मेरा रहमान मेरे से बड़ा है, मेरा रब मेरे से बड़ा है। कुव्वत इसकी नहीं है, कुव्वत तो उसकी है। ताकतें इसकी नहीं है, ताकत जादूगर की नहीं है, जादू की नहीं है, शैतान की नहीं है, नजर बद लगाने वाले की नहीं है। असल ताकतों का मालिक खालिक अल्लाह है। तो आप जिस वक्त ये करेंगे, आपकी नफ्सियाती मरीज भी और आपका जादुई मरीज भी वादे हो कारी साहब, ये बताइए, तो आपने बड़ा अच्छा आसान तरीका बताया, आप खुद से भी देख सकते हैं कि लोग जाली आमिलों के पास ना जाएं, बच जाएं। ये भी सुनने में आ रहा था कि जो लोग जाते हैं किसी के पास भी और वो आपका पूछ लेता है आपके वालिदैन का नाम क्या है, कोई इस तरह की डिटेल लेता है, तो कहा जाता है कि इससे आपको बचना चाहिए, ये कोई गलत अमल आपके साथ ही करें। क्या पहचान मतलब होनी चाहिए? देखें, पहली बात तो यह है कि जो आदमी तवीज़ दे और तवीज़ के अंदर फूंके लगाए और तवीज़ के अंदर गिरे लगाए, मैं अल्लाह पाक की कसम उठा के कह सकता हूँ वो पक्का जादूगर, चाहे उसने कितनी बड़ी पगड़ी क्यों ना रखी हो। वो शेखुल हदीस की मसनद पे अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन आकदा उक़दतन सुम्मा नाफ़सा फ़ी। मैं हदीस कोट कर रहा हूँ। जो आदमी कोई धागा ले, धागे के अंदर गिरे लगाए, फिर फूंके लगाए, अल्लाह के रसूल ने फरमा फ़क़द सहारा, उसने जादू किया, दामनी किया। तो पहली तो अलामत यह है, ये फ़र्क आ गया। ये फ़र्क। दूसरा फ़र्क यह है, कोई आदमी किसी की माँ का नाम पूछे। माँ का नाम असल में वो लोग पूछते हैं जो इंसानी नस्ब के कायल नहीं है। अच्छा, इंसानी नस्ब के कायल नहीं। मसलन इंसानी नस्ब हमारे उदू आबाकुम, अपने अबो अजदाद से पुकारो ना, मैं अपने बाप की निस्बत से जाना पहचाना जाता हूँ। तो जो आदमी माँ की निस्बत से पहचानता पुकारता है तो वो पक्की बात है जादूगर है। उसकी वजह यह है कि शैतान आपके बाप को मानता ही नहीं है, वो कहता है इसका नस्ब ही हलाली नहीं है, लिहाजा वो माँ के नाम से शुरू करता है और माँ का नाम पूछ के वहाँ बाकायदा जादू की वो शक्लें बनाई जाती। मैं एक मिसाल देता हूँ। हाँ, देखें, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके ऊपर, अगरचे बुखारी में हमारे ये रिवायत है, लेकिन बाद लोग कहते हैं कि गुजारा भी गया हो, तो अल्लाह के रसूल का नाम था असलन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी तरह आपकी वालदा माजिदा का नाम था आमना। उधर से मोहम्मद की 2 मीमों में इश्तराक था और उधर से आमना की 2 अलिफ में इश्तराक था। इधर से मीम ली, इधर से अलिफ लिया, तो मिलाया तो माँ पानी बन गया। जादूगर ये बकायदा देखता है माँ के नाम से और बच्चे के नाम से कि जादू इसको जो करना है, ज्यादा बेहतर पानी का जादू या ज्यादा बेहतर हवा का या मिट्टी का या आग का, कौन सा इसके ऊपर जादू करना है, वो आदाद निकाल के ये कनेक्शन है। असल ये कनेक्शन जिस वक्त जोड़ते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका जिस वक्त था ना, तो वो पानी में जादू था, माँ पानी बना तो वो पानी कुएं के अंदर जादू वाली शक्ल थी। तो बरकैफ इस तरह के जो लोग, और फिर कोई आदमी कब्रिस्तान में खवातीन को कहे कि जाके वहां गुस्ल करो, या कहे कि नमाज नहीं पढ़नी, या इसके अलावा जिक्र अज़कार नहीं करने, या आपको कोई ऐसी बात बताए जो इस्लाम मुखालिफ हो, दीन मुखालिफ हो और इंसानी नेचर उसे समझने से कासिर हो, तो वो पक्की बात है कि जादू। और देखें आजकल तो आप भी ज़ाहिर भाई समझते हैं, फातिमा भी समझती है कि मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। 1 मिनट में उसका पूरा डाटा कट्टा बच्चा खुल के सामने आ जाता है कि ये बंदा है क्या। बिल्कुल ठीक है, वो आ जाता है। और आपने भी बड़ी अच्छी रहनुमाई कर दी है, बता दिया है कि जी, और आपने तस्दीक भी कर दी कि वाकई ये जो माँ का नाम पूछते हैं आपको इनसे बचना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि ये रेड फ्लैग है। बहुत शुक्रिया आपका कारी साहब। बिल्कुल जी, और अब प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें
कि मलेशिया की एक रियासत ने जुमा पढ़ने के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है और अब अगर कोई मर्द बगैर शरई उज़र के जुम्मे की नमाज छोड़ दे तो सज़ा के लिए वो तैयार हो जाए, और ये सज़ा कोई आम से सज़ा नहीं होगी बल्कि 2 साल कैद या 3000 रिंगिट जुर्माना इसके हवाले से आपको किया जाएगा, जो कि पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 2 लाख रुपए बनता है। यानी अब वहाँ जुमा छोड़ने का मतलब ये है कि आपको अपनी जेब भी हल्की करनी पड़ेगी और जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। इससे कबल इस रियासत में कानून के मुताबिक 3 बार नमाज जुम्मा छोड़ने पर सजा दी जाती थी, ताहम अब सिर्फ 1 बार की गैर हाजिरी भी काबिल सजा जुर्म करार पाई है। तो आप यूं समझ ले कि वहाँ अजान की आवाज़ सुनकर सभी मर्द हजरात लाजमी तौर पर मस्जिद का रुख करेंगे, वरना रास्ता सीधा जेल की तरफ जा सकता है। वैसे देखा जाए तो ये इकदाम लोगों को नमाज की तरफ मुतवज्जे करने के लिए किया गया है और यकीनन इसका असर भी होगा। और हमें तो वैसे भी खुशी है कि कम से कम कोई तो है जो जुम्मे की अहमियत को कानूनी सतह पर भी उजागर कर रहा है। तो जनाब आज का प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, हमारे वीक का आखिरी प्रोग्राम था, जुम्मे की तैयारी कीजिए। हाँ, तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।